अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर है हमारे पास 2 और इसका लेक्चर नंबर है हमारे पास 4। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क को पहचानेंगे, द डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसके कुछ मेन टाइप्स हम पढ़ेंगे, फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस। देखें, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि हम ये कहते हैं कि एक कार है जिसने ट्रैवल किया 40 किलोमीटर, ठीक है, एक तरीका ये है। और एक कार है जिसने ट्रैवल किया 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एक तरीका लिखने का ये है। ये 40 किलोमीटर कार का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, और ये डायरेक्शन आ जाती है। तो बच्चों, जिस नंबर में या जिस ट्रैवलिंग में डायरेक्शन मौजूद हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और जिसमें डायरेक्शन मौजूद ना हो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर और डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो हम ये कहते हैं द ट्रेवल बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें डिस्टेंस को डिफाइन करना हो द ट्रेवल, तो हम कैसे करते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इस देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉइंट की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स की। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई डिस्टेंस कवर हो तो वो शॉर्टेस्ट पॉइंट के दरमियान में हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल में एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूँ मूव करता है, और यही ऑब्जेक्ट इस तरह से भी मूव करता है, और आपसे पूछा जाए बताओ उसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा, डिस्टेंस कौन सा है, तो लाजमी सी बात है ये जो आपके पास ट्रैवल है दिस इज़ नॉन एज डिस्टेंस, और ये जो ट्रैवल है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद नहीं होती है। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट को हम जो शो करते हैं वो बाज़ात आर से भी करते हैं, एस से भी करते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस को हम शो करते हैं वो स्मॉल डी से करते हैं, या फिर हम उसको पूरा डिस्टेंस ही लिखते हैं इस तरह से। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो वो है सेंटीमीटर। और अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो वो है हमारे पास फुट। अच्छा जी, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अब क्योंकि ये दोनों लेंथ हैं तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो भी सेम रहते हैं, यूनिट सेम होते हैं। सो इसका भी यूनिट हमारे पास मीटर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में फुट होता है। अगर हम कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो कन्वर्जन में याद रखिएगा, अगर हम कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं
सो एक बात याद रखिएगा, जो 1 मीटर होता है, जो एक, अच्छा यही कन्वर्जन सेम डिस्टेंस के लिए भी है, ठीक है, ये सेम कन्वर्जन आपकी डिस्टेंस के लिए भी है। जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर तकरीबन 3.4 फिट होता है। तो ये कन्वर्जेंस आपने याद रखनी है ताकि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने कैलकुलेट करना हो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, एक बात याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। मिसाल के तौर पे, अब ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, हमने कहा कि इस सर्किल में जो टोटल सरकमफेरेंस है वो है 10 मीटर का। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, इस तरह से मूव करता हुआ अगेन यहाँ पर पहुँचता है, मतलब इसकी जो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है वो सेम होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी इनिशियल पोजीशन, जब भी इनिशियल ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन इक्वल हो जाए उसके फाइनल पोजीशन से, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब किसी नेट लेते हैं, नेट का मतलब क्या होता है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम इनिशियल में से माइनस करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी 10 है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम सिंपली 10 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये आपके पास एक इनिशियल पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट चलता है यहाँ तक, यहाँ से चलने के बाद वापस से वो यहाँ पर आता है, ये जो डिस्टेंस 10 मीटर, ये भी इसने तय किया 10 मीटर। इस कंडीशन में आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 0, क्योंकि 10 माइनस 10 हो जाएगा, अगेन 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर होगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस को हम सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम दोनों की डायमेंशंस की बात करते हैं, अगर हम दोनों के डायमेंशंस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, डायमेंशन इसकी भी एल होती है, कैपिटल एल, और इसका डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो भी कैपिटल एल ही हम लिखते हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट आल्सो, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ की। अब हम चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट केसेस की तरफ जो कि आपके बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट केसेस की तरफ। इम्पोर्टेंट केसेस, इम्पोर्टेंट केसेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स के? पहला केस ये है, पहला केस हमारे पास ये है कि इफ़ बॉडी
moves on straight path। अगर एक ऑब्जेक्ट, हम इसको थोड़ा सा आगे डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट करो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक इस तरह से एक वन डायमेंशनली मूव करता है, जैसे वन डायमेंशनली मूव करता है। बच्चों इस कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो क्या होंगे? ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि वो ये कि डिस्टेंस एंड displacement are always equal when they move on straight path। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करे और ये डिस्टेंस कवर करे 10 मीटर, तो ये भी लाजिम है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो भी 10 मीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब एक बात याद रखिएगा कि इसका आंसर हमारे पास ये है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो इक्वल टू हमेशा 1 होता है। 1 कब होता है? 1 जब होता है जब डिस्टेंस, आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा। केस नंबर 2 पे हम चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? केस नंबर 2 है इफ an object moving on a curved path। अगर एक ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन बी, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है कर्व पाथ पे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस से हमेशा कम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये तो हो गया डिस्टेंस, ये जो कर्व पाथ है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रेट पाथ होगा। अब ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वो वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। मतलब डबल एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है तो ज़्यादा लेंथ कवर कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में वो मूव नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन कर्व पाथ। और अगर इसके रेशो की बात की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ कर्व पाथ। तो एक बात याद रखिएगा कि लाजमी सी बात है, अगर हम डेल आर डिवाइडेड बाय डी करते हैं तो डेल आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। इसको हम 5 सपोज कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा लेस देन 1। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है कर्व पाथ पे तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस है केस नंबर 3 कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves on semi सर्किल। जब एक ऑब्जेक्ट सेमी सर्किल पर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है। सेमी सर्किल का मतलब ये कि आपके पास ये कंप्लीट सर्किल है। ठीक है, हमने सपोज किया ये पॉइंट ए है, हमने सपोज किया ये पॉइंट बी है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है या फिर यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बताएं क्या होगा। तो बड़ा आसान है, देखें एक बात याद रखिएगा कि इसमें अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा इस सर्किल के डायमीटर के। ठीक है, और डायमीटर का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है वो निकलती है आर, रेडियस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू डी बाई 2, देन डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो ये डायमीटर की वैल्यू हो गई, मतलब दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सेमी सर्किल। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हमारे पास, क्योंकि सेमी सर्किल है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और जो सरकमफेरेंस होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, अब क्योंकि सेमी सर्किल है तो फॉर सेमी सर्किल तो सरकमफेरेंस होगा वो इक्वल होगा पाई इंटू आर के। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है। तो रेशो लेते वक्त ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हम रेशो की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स रेशो आएगा हमारे पास डेल आर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो डेल आर हमारे पास है 2r डिवाइडेड बाय पाई आर, आर से आर कैंसिल, सो 2 रेशो पाई। सो 2 रेशो पाई या पाई रेशो 2 इज द displacement, is the ratio between displacement and distance when an object moves on a semicircle। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब जो 2 रेशो पाए है, 2 रेशो पाए है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये पाए रेशो 2। ठीक है, अगर हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा पाए रेशो 2, और पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ग्रेटर देन 1 जब होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सेमी सर्किल के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लास्ट केस की तरफ कि क्लोज सर्किल में क्या होगा। लास्ट केस की तरफ, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट moves on a closed सर्किल। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास होगा कि भाई क्लोज्ड सर्किल है तो क्लोज सर्किल में लाजमी सी बात है जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो, क्योंकि
इसमें आपकी जो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। और डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr के। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने प्यार से चैनल डॉल्फिन फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।